Hello students, welcome in this session of class, and this class is second class of group 16 elements. Group 16 elements की second class है. In last class we have studied about general properties of group 16 elements and property and occurrence of group 16 elements, their general periodic trend and reaction with hydrogen and property of hydrides and oxides and halides. So now we will see some important thing of previous class. Occurrence of sulfur. सल्फर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है वह H2 S4 S6 और S8 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. 2 4 6 और 8 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसमें S2 पैरामैग्नेटिक, जबकि सारे जो एलोट्रॉप है सल्फर के वो डायमैग्नेटिक होते हैं. चालकोजन भी बोला जाता है इनको. एटॉमिक रेडियस, डेंसिटी, जनरल ट्रेंड है. आयोनाइजेशन एंथैल्पी का भी जनरल ट्रेंड है. यहाँ पर बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट का भी जनरल ट्रेंड है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी जनरल ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसका ट्रेंड थोड़ा अलग है. यहाँ पर एक्सेप्शन है, जैसे कि क्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी वाला एटम होता है, क्योंकि उसका साइज फ्लोरीन से बड़ा होता है. यहाँ पर भी ऑक्सीजन का जो साइज़ है वो सबसे छोटा होने के कारण यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो सबसे कम है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ट्रेंड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए सबसे ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम है ड्यू टू स्मॉल साइज. और यहाँ पर एसिडिटी स्ट्रेंथ का भी नॉर्मल ट्रेंड था. ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होगी और रिएक्शन के बाद जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी वो उसका भी जनरल ट्रेंड था. और ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से +6 तक ये शो कर सकते हैं. यहाँ पर अगर इनके ऑक्साइड्स की बात करें तो SO2, SO3, SeO2 और TeO2 टाइप के ही ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, और ये ऑक्साइड्स ही स्टेबल होते हैं. और इजीली यू कैन फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट. SO2 में सल्फ़र के ऑक्सीडेशन स्टेट +4, SO3 में +6, SeO2 में सेलेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और TeO2 में भी सल्फर टेलुरियम की ऑक्सीजन स्टेट +2 है. यहाँ पर जो SO2 है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये ऑक्सीडाइजिंग भी एजेंट की भी तरह वर्क कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की जगह रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ही शो करता है. अगर हम यहाँ हेलोजन्स की बात करें तो केवल फ्लोरीन ही एक ऐसा हेलोजन था जो ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर सकता है. यहाँ पर O2F2 में अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1 और फ्लोरीन का -1. OF2 में ऑक्सीजन का होगा +2 और फ्लोरीन का -1. OCl2 में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा -2 और क्लोरीन का +1. Cl2O3 में क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वह +3 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2. SF2, SF4, SF6, H2Cl2 और H2Br2 में ये जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे. SF2 में +2 है सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट, SF4 में +4 एंड SF6 में +6 यहाँ पर सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट्स है. H2Cl2 और H2Br2 में यहाँ पर सल्फ़र का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1. यहाँ पर सेलेनियम और टेलुरियम फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके टेट्राफ्लोराइड बनाते हैं, जहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी. लेकिन सेलियम टेट्राफ्लोराइड लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि टेलुरियम टेट्राफ्लोराइड सॉलिड फॉर्म में होता है. ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है. यहाँ पर हाइड्राइड्स का बॉन्ड एंगल का अगर ऑर्डर देखें तो ये नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करता है. थर्मल स्टेबिलिटी भी नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करेगी. वांडरवाल फोर्सेस भी नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करेगी. हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करेगी. डायपोल मोमेंट भी नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करेगा. लेकिन यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे. यहाँ पर जो H2O है उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही टेलुरियम हाइड्राइड से ज़्यादा होंगे. नाउ वी विल स्टार्ट ओवर न्यू टॉपिक डाईऑक्सीजन. हम डाईऑक्सीजन के बारे में स्टडी करते हैं. सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड. तो सिंपल प्रिपरेशन मेथड इसका एक ये है कि अगर हम किसी भी क्लोरेट, नाइट्रेट या परमैंगनेट साल्ट को हीट करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर हमको मिलेगा. नाइट्रेट की बात करें तो हमने प्रीवियस क्लास में लेड नाइट्रेट से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया था, उसमें ऑक्सीजन का भी फॉर्मेशन हुआ था. तो किसी भी नाइट्रेट
को हीट करके हम ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हम पोटेशियम क्लोराइड की बात करें KClO3 की, तो MnO2 के प्रेजेंस में यहाँ पर ये KCl और 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन या 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। K2Cr2O7 पोटेशियम क्रोमेट जो कि ऑरेंज कलर का होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि ऑरेंज कलर का होता है, उसको हीट करते हैं तो येलो कलर का पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 और ग्रीन कलर का क्रोमियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, प्लस ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है, निकलती है। यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट जो कि पिंक पर्पल कलर का होता है, उसको अगर हीट किया जाए तो K2MnO4 जो कि ग्रीन कलर का आता है और MnO2 जो कि ब्राउन ब्लैक कलर का सॉलिड होता है, उसके साथ ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। सो यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं कि एक ऑरेंज कलर का कंपाउंड उसको हीट करते हैं तो एक येलो कलर और ग्रीन कलर का कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और एक गैस लिबरेट होती है। सो फाइंड आउट द मिसिंग कंपाउंड्स और मिसिंग प्रोडक्ट और मिसिंग रिएक्टेंट। सेम एज एक पर्पल कलर का पिंक पर्पल कलर का कंपाउंड है, उसको अगर हीट करें तो एक ग्रीन कलर और एक ब्राउन कलर ब्लैक कलर का कंपाउंड बनता है, प्लस एक गैस लिबरेट होती है। तो फाइंड आउट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस विद कलर। नाउ सेकेंड थिंग इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। सिंपली हम अगर प्योर वाटर का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। इस वजह से वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए वाटर में थोड़ा सा एसिड डाला जाता है जिससे कि वाटर का आयोनाइजेशन हो जाए। वाटर का आयोनाइजेशन होने के बाद एनोड और कैथोड, एनोड पॉजिटिव चार्ज और कैथोड नेगेटिव चार्ज हमारा इलेक्ट्रोड है। तो जो H2O के इलेक्ट्रोलाइसिस में जो ऑक्सीजन गैस है वो एनोड पर प्रेजेंट होगी। यहाँ पर क्या होगा, O- के फॉर्म में एनोड पर जाएगा और वहाँ पर ऑक्सीडाइज होकर O2 के फॉर्म में निकल जाएगा, O2 गैस के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा। जबकि यहाँ जो H+ आयन है उसका रिडक्शन होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा कैथोड पर जाकर, क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है और वहाँ पर H2 गैस के फॉर्म में लिबरेट होगा। तो सिंपल मेथड है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर से भी हम ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नाउ हाइड्रोजन परऑक्साइड सेम KClO3 वाला मेथड है कि हम KClO3 को जब हीट करेंगे MnO2 की प्रेजेंस में तो KCl और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है। वैसे ही अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड को हम MnO2 की हाइड्रोजन परऑक्साइड को जब हम MnO2 के साथ हीट करते हैं तो हमको ऑक्सीजन गैस और 2 मोल ऑफ वाटर्स के प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड इज सेल्फ रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स लाइक Hg, Pb एंड Cu। अर्जेंटम, हाइड्रोजीनियम, लेड और कॉपर जैसे जो मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड को अगर हम सीधे ही गर्म करेंगे तो सिंपली इनमें से ऑक्सीजन हट जाती है, मीन्स इनका रिडक्शन हो जाता है। फॉर HgO को जब हम हीट करेंगे तो Hg मेटल अलग और ऑक्सीजन उसका अलग हो जाएगा। यहाँ पर Hg का रिडक्शन हो गया है। Ag2O सिल्वर का ये ऑक्साइड है, इसको भी अगर हम हीट करेंगे तो सिल्वर अलग और ऑक्सीजन अलग। लेड ऑक्साइड को अगर हम हीट करेंगे तो लेड अलग और ऑक्सीजन यहाँ पर अलग हो गया, तो सेल्फ रिडक्शन होता है यहाँ पर। अगर हम किसी भी इन मेटल के ऑक्साइड्स को अगर हीट करेंगे Ag, Hg, Pb और Cu। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ को देखते तो सिंपल प्रॉपर्टीज है इसकी। अगर हम ऑक्सीजन की किसी मेटल या नॉन मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो उसका ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर एक्सेप्शन है ओवरम एंड प्लेटिनम। Au एंड प्लेटिनम ऐसी जो 2 मेटल हैं जो ये रिएक्शन नहीं देंगी। तो सिंपली कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, फास्फोरस के साथ फास्फोरस का ऑक्साइड, कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक के साथ जिंक का ऑक्साइड, CH4 के साथ अगर हमने रिएक्ट कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का ऑक्साइड फॉर्म किया। ZNS में हमने ZNS के साथ अगर ऑक्सीजन की रिएक्शन कराए तो जिंक का ऑक्साइड और सल्फर का ऑक्साइड मिला। सिंपली कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की प्रेजेंस में कराएंगे तो यहाँ पर सल्फर ट्राईऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड को फॉर्म करने के काम में आती है। इसको हम वापस आगे भी पढ़ेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड जो कि कैटेलिस्ट है उसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो सल्फर ट्राईऑक्साइड हमको मिलता है। यहाँ पर अगर HCl की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्लोरीन गैस और H2O का फॉर्मेशन होगा। नाउ ऑक्सीजन के सिंपल ऑक्साइड्स की बात करें तो 2 मेटल से रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटल से रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स
का फॉर्मेशन होता है। जनरली स्टूडेंट्स जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, जबकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं। एग्जांपल के लिए Na2CO BaO ये मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, बेसिक नेचर के हैं, जबकि SO2Cl2O7 CO2N2O5 ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। अगर मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर के साथ हम रिएक्ट कराएं तो हमको एक बेस मिलता है। फॉर एग्जांपल के लिए कैल्शियम ऑक्साइड एक मेटेलिक ऑक्साइड है, जिसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमको मिलता है, जो कि बेस है। वैसे ही अगर हम किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमको एक एसिड मिलता है। एग्जांपल के लिए सल्फ़र डाइऑक्साइड जो कि एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, जिसकी नेचर है एसिडिक नेचर है, उसको अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पर H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन होगा। कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स डुअल बिहेवियर शो करते हैं, मीन्स एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं, मीन्स अगर उनको एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाए तो बेसिसिटी शो करते हैं, और बेस के साथ रिएक्ट कराया जाए तो एसिडिटी को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए Al2O3 एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड यहाँ पर एक एग्जांपल है एम्फोटेरिक मेटेलिक ऑक्साइड्स का। कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, एग्जांपल के लिए CONO कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये ऑक्साइड ऐसे ना तो बेसिक होते हैं ना ही एसिडिक नेचर के होते हैं। लेकिन कुछ मेटेलिक ऑक्साइड अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक नेचर की जगह एसिडिक नेचर भी शो करते हैं। एग्जांपल के लिए Mn2O7 V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड एंड CrO3 क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। ये ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये बेसिक कैरेक्टर की जगह एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। Now our next topic is ozone, O3. So as you all know about ozone, what is ozone? Ozone is a layer of our atmosphere, हमारे एटमॉस्फेयर को फॉर्म करती है। It is present at 20 किलोमीटर हाइट इन our एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में 20 किलोमीटर की हाइट पर प्रेजेंट होती है। सिंपली जो ओजोन का कलर होता है वो पेल ब्लू कलर की होती है ओजोन, लेकिन अगर इसको हीट किया जाए तो इसका कलर वॉयलेट या डार्क ब्लू हो जाता है। ओजोन जो O3 मॉलिक्यूल होता है वो डायमैग्नेटिक होता है, एक स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए होता है क्योंकि ओजोन डिकम्पोज होकर के ऑक्सीजन गैस और नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। जो ये नेसेंट ऑक्सीजन होती है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है, क्योंकि ये एटॉमिक फॉर्म में हो जाती है, इसलिए ये किसी भी दूसरी स्पीसीज से अटैच होकर उसका ऑक्सीडेशन कर देती है। इस वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नाउ प्रिपरेशन मेथड, तो सिंपली प्रिपरेशन मेथड है, हम ऑक्सीजन से ओजोन को फॉर्म कर सकते हैं। और अगर ऑक्सीजन का साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कराएं, मीन्स ऑक्सीजन का इलेक्ट्रिकली हम डिस्चार्ज करें तो सिंपली हमको ओजोन का फॉर्मेशन मिल सकता है या ओजोन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इसको कराना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली नहीं हो पाता है। नाउ प्रॉपर्टीज, सिंपल प्रॉपर्टीज इसकी है कि हेल्थ, अगर ओजोन की जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में, वातावरण में 100 ppm से ऊपर हो जाए तो हमको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें मेनली हेडेक एंड नोसा प्रेजेंट हैं, हेडेक और नोसा हो सकते हैं। अगर हम लेड सल्फाइड की ओजोन से रिएक्शन करवाएंगे तो लेड सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा लेड सल्फेट में और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलेगा। अगर आयोडीन आयन आई माइनस आयन की हम रिएक्शन करवाएं ओजोन के साथ तो सिंपली आई माइनस का आयोडीन में यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वही हमको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वापस मिल जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन से रैपिडली रिएक्ट करके NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है, जो कि ओजोन डिप्लीशन का कारण बनती है। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है सुपरसोनिक जेट से बाहर निकलती है, NO से जो ओजोन गैस है वो रिएक्ट करती है और NO2 का फॉर्मेशन करती है, और यहाँ पर जो O3 गैस है वो O2 में बदल जाती है और ओजोन का डिप्लीशन हो जाता है। सो नाउ दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ओजोन कि इट प्रोड्यूस अ थ्रेट टू ओजोन गैस, की ओजोन गैस के लिए एक खतरे का कारण है। इसके कारण हमारा जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीशन का रीज़न बन रहा है। नाउ रेफ्रिजरेटर एंड एरोसोल स्प्रे जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं वो भी एक ओजोन का डिप्लीशन का रीज़न है। यहाँ पर ओजोन की जो स्ट्रक्चर है वो है O3, 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, जबकि नेक्स्ट ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। यहाँ पर जो मिड वाला ऑक्सीजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और जो
ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है उस पर नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, और यहाँ पर इन दोनों में रेजोनेंस प्रेजेंट होता है, और दोनों ऑक्सीजन के बॉन्ड लेंथ होती है वो सेम होती है ड्यू टू रेजोनेंस। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एलोट्रोप ऑफ सल्फर। सो स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। सल्फर के बहुत सारे एलोट्रोप्स होते हैं। हमारे जो सिलेबस में इम्पोर्टेंट थिंग है, इम्पोर्टेंट जो हमारे सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट एलोट्रोप्स हैं वो है रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। सो रोम्बिक सल्फ़र को हम ऑर्थोरोम्बिक सल्फ़र या अल्फ़ा सल्फ़र भी कहते हैं, जबकि मोनोक्लिनिक सल्फ़र को बीटा सल्फ़र भी कहा जाता है। रोम्बिक सल्फ़र स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पर, जबकि अगर हम रोम्बिक सल्फ़र को हीट करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है मोनोक्लिनिक सल्फ़र पर। रोम्बिक सल्फ़र और मोनोक्लिनिक सल्फ़र मीन्स अल्फ़ा एंड बीटा सल्फ़र, दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो S8 होता है। मीन्स दोनों में S8 सल्फ़र के 8 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। दोनों ही वाटर में इंसोल्यूबल होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, अल्कोहल, ईथर, ETC, इनमें दोनों ही सोल्यूबल होते हैं। नाउ जो रोम्बिक सल्फ़र है वो रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होता है, एज़ वी हैव स्टडीड। अभी भी हमने पढ़ा कि रोम्बिक सल्फ़र रूम टेम्परेचर पर स्टेबल है। अगर हम इसको 369 केल्विन पर हीट करें तो हमें मोनोक्लिनिक सल्फ़र यहाँ पर रोम्बिक सल्फ़र से मिलता है, प्राप्त होता है, और मोनोक्लिनिक सल्फ़र को अगर कूल डाउन करेंगे तो रोम्बिक सल्फ़र यहाँ पर हमको मिल जाता है। तो 369 केल्विन टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर एंड ईजिली यू कैन लर्न इट बाय द टेबल ऑफ 3। यहाँ पर 3 का टेबल यूज़ आ रहा है, तो यहाँ पर इस टेम्परेचर को ईजिली याद कर सकते हैं ना। स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारे पास 2 एलोट्रोप्स, एक तो S8 और S6, 2 सल्फ़र के एलोट्रोप्स का स्ट्रक्चर है। तो S8 जो सल्फ़र होता है उसकी शेप होती है या उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्राउन शेप का होता है। सो यू कैन सी इजीली इन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जो S8 जो स्ट्रक्चर है वो एक क्राउन शेप स्ट्रक्चर है, और जो S6 जो एलोट्रोप है सल्फ़र का उसका फॉर्म होता है या उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो चेयर फॉर्म में होती है। यहाँ पर जो S6 जो मॉलिक्यूल है उसमें जो सल्फ़र के एटम्स इस तरह अटैच हैं, इस तरह फॉर्म कर रहे हैं कि एक चेयर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, जबकि S8 में सल्फ़र के एटम्स इस तरह अरेंज्ड है कि यहाँ पर एक क्राउन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। हम इन दोनों जो स्ट्रक्चर्स है उसमें S8 को क्राउन की तरह रिजेंबल कर सकते हैं और S6 को चेयर फॉर्म की तरह रिजेंबल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ in next class we will study about sulfuric acid and sulfur dioxide. So keep watching, keep studying, keep questioning. Till then, bye.